गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सुप्रभात। तो देखो छठी कक्षा के स्टूडेंट्स, मैंने सबसे पहले आपको पहली इकाई में से 5 लेसन पढ़ाए थे। तो उनमें सबसे पहले जो है पहली इकाई में जो है मेला, शहर, बसंती हवा, उपहार, जोकर, और पांचवा जो लेसन मैंने पिछले लेक्चर में बताया उस लेसन के बारे में 2 सेक्शन में वो लेसन है, वो 2 विभाग में है। तो सबसे पहले आओ आयु बताना सीखो, उसके बारे में जो कैलकुलेशन जो है आयु कैसे निकालनी चाहिए तो उसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी है। कैलकुलेशन कैसे करने का, 5 जो फार्मूला दिया है वो कैसे यूज करने का, प्रयोग करने का उसका, और आप अपने दोस्त, अपने घर के जो भी कुछ है, नाना नानी, दादा दादी, चाचा चाची, काका काकी, जो भी कुछ है उसकी उम्र या उसकी आयु आप निकाल सकते हैं। और वो फार्मूला जो है 5वां लेसन जो है आयु बताना सीखो, तो उसमें दिया गया है, आप निकाल सकते हैं स्टेप बाय स्टेप क्या क्या करने का है, किससे गुना करने का है, किससे माइनस करने का, प्लस कहाँ पे करने का है, ये सब कुछ दिया है उसमें, वो मैंने आपको पढ़ा है। और उसके बाद ब सेक्शन जो है उसका, वो ब सेक्शन महाराष्ट्र की बेटी, उसके बारे में भी मैंने आपको जानकारी दी है। 2 औरतों का पिक्चर दिया गया है, 2 महिला का पिक्चर दिया गया है, तो उनमें से आपको क्या करने का है, उसमें क्या आपको फर्क दिखाई देता है वो जानने का है। तो दोनों के दोनों ये जो है पेज नंबर 13 पे देखो, पेज नंबर 13 पे दोनों पिक्चर दिए गए हैं, उनमें से भेद जानने का है आप। उसमें कुल मिला के 10 भेद है, मैंने पिछले लेक्चर में ही बताया था कि उसमें 10 भेद है, वो आप ढूंढने का है और मुझे बताने का है। अगर आपको कोई मतलब बताते समय 2, 4, 6 इतने ही आपको समझ में आए तो मैं आपको सेंड करने वाला हूँ कि 10 कौन से भेद है उन दोनों पिक्चर में। देखो उसकी साड़ी का कलर अलग है, ये इससे लिखने का है आपको, साड़ी का कलर अलग है, उसका अलग है, उसने क्या पहना है क्या नहीं पहना है, उसने मांग में सिंदूर लगाया है या नहीं लगाया है, ये आप क्या करने का है, डीपली उसमें लिखने का है। 10 भेद है उसमें, कितने हैं, 10 भेद है। तो उनके बारे में मैं आपको उसके आंसर से भी सेंड करने वाला हूँ, कौन कौन से 10 भेद है नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज जो है वो छठा जो लेसन है उसके बारे में मैं आज जानकारी देने वाला हूँ। तो छठा जो लेसन है 6th स्टैंडर्ड का मेरा अहोभाग्य, उसका पूर्वार्ध जो है वो उसके लेखक जो है चंद्रगुप्त विद्यालंकार जी ने मेरा अहोभाग्य, गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर जी से जब मुलाकात हुई, इतनी बड़ी हस्ती के साथ जब पहली मुलाकात हुई, वो मुलाकात का पूरा वर्णन इस लेसन में उन्होंने किया है। सबसे पहले चंद्रगुप्त विद्यालंकार जी के परिचय के बारे में, उनका जन्म 1906 में हुआ है। उन्होंने रचनाएं क्या क्या लिखा है, उन्होंने साहित्य लिखान क्या क्या किया है, संदेह, मेरा बचपन, न्याय की रात, मेरा मास्टर साहब, चंद्रकला, पगली, 3 दिन, भय का राज्य, देव और दानव, मानव आदि उन्होंने बहुत सारी लिखावट की है। उनका परिचय जो है ये साहित्य पत्रकारिताओं में क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया है उन्होंने। साहित्य की जो पत्रकारिता रहती है, यानी कि जो छोटे छोटे लेख दिए जाते हैं न्यूज़पेपर में, वो जो है उनमें उन्होंने उल्लेखनीय कार्य किया है, बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया है। प्रस्तुत जो पाठ है वो पाठ में गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर जी से हुई भेंट से संबंधित संस्मरण बताया गया है। संस्मरण यानी कि जो भी कुछ घटना है उसके बारे में जब मिले उसको, गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर जी से जब मिले लेखक चंद्रगुप्त विद्यालंकार, तब उन्होंने उसके साथ बातचीत करते समय क्या क्या बताया, कैसे बताया, कितने लोग चले गए उसको मिलने के लिए, कहाँ उसकी भेंट हुई, उसके बारे का सभी विवरण सभी यहाँ पे दिया गया है। तो सबसे पहले जो है ये पिक्चर दिया गया है, वो पिक्चर में मैंने ग्रामर में जो नाम सर्वनाम पढ़ाए हैं, तो उसमें सर्वनाम के बारे में वो पिक्चर में आपको क्या करने का है, सर्वनाम फिलअप करने का है। तो सबसे पहले पिक्चर देखो, वहाँ पे मतलब कोई बच्चे हैं, यहाँ मतलब जहाँ जहाँ मतलब ये सर्कल दिए है, उस सर्कल में जो सर्वनाम है, सर्वनाम मैंने पढ़ाया है आपको, जैसे कि तू, मैं, वह, यह, क्या, जैसा, वैसा, अपने, यहाँ, वहाँ, ये जो सर्वनाम है मतलब किसी व्यक्ति के जगह पे ये सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, वो सर्वनाम आप फिलअप करने का है। पिक्चर के नीचे जो सर्कल दिया है उस सर्कल में फिलअप करने का, भरने का है। उसमें ये बच्चे हैं, एक अकेला बच्चा है, वहाँ पे 2 बच्चे हैं, जो जो दिखाई देता है वो भरने का है और नोटबुक में लिख कर रखने का है। तो उस लेसन के बारे में देखो, पूर्वार्ध, फरवरी 1936 में मुझे शांति निकेतन जाना था। लेखक चंद्रगुप्त विद्यालंकार जी कह रहे हैं कि फरवरी 1936 में मुझे शांति निकेतन जाना था, वहाँ एक साहित्यिक कार्यक्रम होने वाला था।
मैं बहुत ही उल्लासित था क्योंकि उस कार्यक्रम की अध्यक्षता स्वयं गुरुदेव रविंद्रनाथ जी करने वाले थे। देखो पहला जो परिषद है, उस परिषद में लेखक चंद्रगुप्त विद्यालंकार जी कह रहे हैं कि फरवरी 1936 में मुझे शांति निकेतन कहाँ पे है? ये शांति निकेतन इलाहाबाद में है। वहाँ पे मतलब एक साहित्यिक कार्यक्रम होने वाला है। साहित्यिक कार्यक्रम, इसका मतलब समझ में आपको, साहित्यिक यानी कि बहुत सारे जो साहित्यकार जो रहते हैं, अपने अपने लिखान करने वाले जो साहित्यकार रहते हैं, कोई कवि रहते हैं, कोई लेखक रहते हैं, कोई विचारवंत रहते हैं, मतलब ये सभी जो कुछ लिखावट करने वाले, साहित्य क्षेत्र में लिखावट करने वाले लोगों का जो सम्मेलन होता है उसको साहित्य सम्मेलन कहा जाता है। और ये साहित्यिक कार्यक्रम भी कई मतलब हर एक साल में कहीं ना कहीं आयोजित किया जाता है। उस सम्मेलन में भाग लेने के लिए, उस साहित्य कार्यक्रम में भाग लेने के लिए चंद्रगुप्त विद्यालंकार जी जाने वाले थे। कहाँ जाने वाले थे? शांति निकेतन। कब? 1936 में। और ये उल्लासित क्यों थे? क्योंकि उस समय उसको शांति निकेतन में स्वयं गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर जी मिलने वाले थे, इसीलिए वो उल्लासित थे, बहुत ही आनंदित थे। क्योंकि अध्यक्षता, उस साहित्य कार्यक्रम की अध्यक्षता कौन करने वाले थे? गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर जी। तो इसीलिए ये सभी लोग बहुत ही उल्लासित थे, आनंदित थे। उल्लासित रहना मतलब आनंदित होना। निश्चित दिन कलकत्ता से हम बहुत सारे लोग शांति निकेतन के लिए रवाना हुए। लगभग 1 दर्जन हिंदी वालों का यह दल शांति निकेतन के सुंदर अतिथि भवन में ठहराया गया। यह अतिथि भवन अशोक वृक्षों के सघन उपवन के बीचों बीच बनाया गया था। देखो उसका वर्णन करते हुए विद्यालंकार जी कहते हैं कि निश्चित दिन कलकत्ता से ये सब लोग निकले और सभी लोग शांति निकेतन के लिए रवाना हो रहे थे। लगभग 1 दर्जन यानी कि 1 डजन यानी कि 12 लोग। दर्जन यानी कि हिंदी में दर्जन, डजन यानी कि 12 लोग। लगभग 1 दर्जन हिंदी वालों का यह दल शांति निकेतन की सुंदर अतिथि गृह में ठहराया गया। दल यानी कि पूरा ग्रुप, जो गुट जो है, ये पूरा गुट 12 लोगों का शांति निकेतन की ओर चल पड़ा। वहाँ शांति निकेतन के एक मंजिल में उसको ठहराया गया और उसका वर्णन देखो, सबसे सुंदर और मनोहरी वर्णन शांति निकेतन का करते हैं लेखक। यह अतिथि भवन अशोक वृक्ष, जैसे कि आपके स्कूल है ना, इंजल और डीएमटी, ये दोनों जो स्कूल है, बीच में जो रास्ता है, रास्ते के दोनों साइड में देखो अशोका ट्री लगाए हैं, यानी कि अशोका के पेड़ लगाए हैं। कितना मनोहारी दिखाई देता है, हरा भरा सा हो, हमेशा हरा भरा सा रहने वाला जो अशोका ट्री रहता है, तो देखो सामने लगाए हैं, अपने स्कूल के सामने भी लगाए हैं। तो बहुत ही मतलब उल्लासित करने वाला वातावरण यहाँ पे तैयार होता है। वैसे ही शांति निकेतन में उल्लासित करने वाला वातावरण तैयार हुआ। बीचों बीच बनाया गया, बहुत ही सुंदर, बड़ी और अच्छी इमारत थी। बहुत बड़ी मंजिले की इमारत थी, अच्छी इमारत थी। जैसा सोचा था वैसा ही पाया। लेखक कहते हैं कि मैंने जैसे मन में उमंगें चल रही थी, मेरे मन में जैसी सोच आ रही थी वैसा सोचा था, जैसे कि वैसे मैंने पाया। ऊपर की मंजिल के एक कमरे में हमें ठहराया गया। कमरे के बाहर एक विस्तृत बरामदा था। बरामदे में खड़ा होकर अगर हम बाहर देखा जाए तो सामने ही सघन बकुल वृक्ष दिखाई देते थे। वो देखो मनोहारी, वहाँ मतलब एक बहुत सारे पेड़ पौधे लगाए गए थे। बकुल वृक्ष यानी कि बकुल के जो फूल रहते हैं ना, उसके वृक्ष लगाए गए थे। और हमने सामने से एक बरामदा देखा। बरामदा यानी कि आप जैसे कहते हैं ना, बालकनी जैसे रहती है ना, बालकनी मराठीत आपण त्याला वरंडा म्हणतो। बालकनी, जो बालकनी रहते हैं ना, वहाँ पे आगे जाके हम देख सकते हैं, ऐसे हाथ रख के देख सकते हैं, या वहाँ मतलब ऊपर से नीचे का मनोहरी दृश्य आप देख सकते हैं। उसको बालकनी को बरामदा कहते हैं हिंदी में। ये बरामदा में सामने जाकर उन्होंने क्या कहने का, सभी पेड़ पौधे देख रहे थे, अशोक ट्री देख रहे थे, बकुल के वृक्ष लगाए हुए थे, छोटे छोटे पेड़ पौधे लगाए गए थे, फूलों के भी बहुत सारे वृक्ष वहाँ पे थे। छोटे छोटे मतलब गहने जो गमले में लगाए हुए कुछ फूलों के भी पौधे थे। ये सभी मनोहारी दृश्य था। लेखक कहते हैं, वर्णन करते हैं। दूसरे दिन प्रातःकाल ही हमें बताया गया कि गुरुदेव का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। देखो ये सब कुछ अच्छा चल रहा था, सब कुछ अच्छा हो रहा था। सभी लोग 1 दर्जन यानी कि 12 लोग वहाँ पे चले गए शांति निकेतन में, उसको ठहराया गया। और उसके बाद ये खबर सुबह सुबह उसके कान में पड़ी। कौन सी खबर? कि गुरुदेव की तबीयत ठीक नहीं है। तो चाहे गुरुदेव साहित्यिक कार्यक्रम की अध्यक्षता नहीं करने वाले हैं, ऐसे उनको जब मालूम हुआ
तब क्या हो गया, सन्नाटा फैल गया और खामोश हो गए लोग। क्यों खामोश हो गए? इतने बड़े जो हस्ती है, इतना बड़े व्यक्ति जो है, उनकी अध्यक्षता में क्या क्या आपको मिलेगा, क्या क्या ज्ञान रूपी आपको क्या क्या मिलेगा वो मिलने वाला था, लेकिन मिल नहीं पाएगा। ऐसे उसको जब खबर मिली सुबह सुबह तो सभी मतलब क्या हो गए, शांत हो गए, निराश हो गए। दूसरे दिन प्रातःकाल ही हमें बताया गया कि गुरुदेव का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, अतः कार्यक्रम की बैठक में वे नहीं आ पाएंगे। मैं बहुत निराश हो गया। ये पूरे दर्जन भर लोग जो आ गए थे वो पूरे निराश हो गए, क्योंकि उसको खुद जो रविंद्रनाथ ठाकुर जी जो थे, महान साहित्यिक, गीतांजलि यानी कि जिसको भारत रत्न जिसको मिला है गीतांजलि को, वो साहित्यिक, महान साहित्यिक गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर जी जब अध्यक्षता करने वाले थे, कितने लोग मतलब वहाँ देखने के लिए गए थे। कार्यक्रम की बैठक में वे नहीं आ पाएंगे, मैं बहुत निराश हो गया। तथापि हमें जब ये मालूम पड़ा कि उनके डॉक्टर ने हमें लोगों को केवल 15 मिनटों का समय दिया है जिसमें गुरुदेव के दर्शन तथा उनके साथ संक्षिप्त वार्तालाप भी हो सकता है, तब हमारी खुशी का ठिकाना न रहा। हम बेसब्री से उस क्षण का इंतजार करने लगे। देखो इतने सारे लोग चले गए वहाँ पे शांति निकेतन में, और जब उनके जो प्राइवेट यानी कि फैमिली डॉक्टर जिसको कहा जाते हैं, वो फैमिली डॉक्टर ने बताया कि सिर्फ आपके लिए आप आए हैं इतने दूर से, कलकत्ता से लेकर शांति निकेतन तक आज पहुँचे, तो इसीलिए उसका तबीयत यानी कि उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है गुरुदेव जी का, तो भी 10-15 मिनट के लिए वो थोड़ा बहुत आपसे बातचीत करने के लिए आने वाले हैं। तो खुशी का ठिकाना न रहा। बहुत ही आनंद होना, मन उल्लासित होना, खुशी का ठिकाना, ये मुहावरा है हिंदी में। खुशी का ठिकाना न रहना, बहुत ही आनंद का पारावार न रहना, बहुत ही आनंद होना। तो ये सभी लोगों को इतना आनंद हुआ क्योंकि 10-15 मिनट के लिए कि ये मतलब आ रहे थे बेसब्री से, यानी कि हम इतने मतलब इंतजार कर रहे थे वो लोग सभी यहाँ पे इकट्ठा हुए थे। मध्याह्न के बाद गुरुदेव की भेंट हुई, करीब 4 बजे होंगे। गुरुदेव की धारणा थी कि कुछ 2-3 आदमी होंगे, पर जब उन्होंने हम 15 जनों को देखा तो मजाक में उन्होंने कहा, अब मेरी क्षमता दरबार लगाने की नहीं है, इस मकान में जगह की भी कमी है। फिर हम सबको गुरुदेव से परिचय कराया गया, बाद में वार्तालाप शुरू हुआ। देखो उस 15 मिनट के लिए गुरुदेव उसके सामने आए, उसको लगा, गुरुदेव को लगा कि 2-3 आदमी आए होंगे शायद। जब उन्होंने सभी 10-15 लोगों का ये झुंड दल ये पूरी टीम देखी, तब वो भी मतलब मजाक में कहने लगे, क्योंकि वो बीमार थे इसलिए मजाक में कहने लगे कि अरे इतने लोग आए, यहाँ क्या दरबार लगाओ क्या, कहाँ से मतलब आपको बिठाओ, क्या करो, मतलब इतने लोग। उसको भी पता नहीं था कि शायद इतने लोग मुझे मिलने के लिए आएंगे, तो वो मजाक में कहने लगे कि नहीं दरबार लगाओ क्या, यहाँ पे इस मकान में रहने के लिए जगह भी नहीं है, इतने लोग आए। और हम सभी लोगों ने एक लोगों ने उनके साथ परिचय भी किया, और सब कुछ बेसब्री से जो इंतजार कर रहे थे वो बातें जो थी वो बातें भी उनके साथ हुई, वार्तालाप हुई। वार्तालाप यानी कि एक दूसरे से जो बातें की जाती है वो बातें भी उनके साथ हो चुकी। चर्चा के दौरान गुरुदेव ने कहा, अब से 50 वर्ष पहले जब मैंने कहानियाँ लिखना शुरू किया था तो इस क्षेत्र में एक आध ही आदमी था। मेरी प्रारंभिक कहानियों में ग्रामीण जीवन के संसर्ग का ही वर्णन है, उसके पहले इस तरह की कोई चीज़ बांग्ला भाषा में नहीं थी। मेरी कहानियों में ग्रामीण जनता की मनोवृत्ति के दर्शन होते थे। उन कहानियों में कुछ ऐसी चीज़ है जो संसार के किसी भी देश के आदमी को भा सकती है, क्योंकि मनुष्य स्वभाव तो दुनिया में हर जगह एक सा नहीं होता। क्योंकि वो कह रहे हैं कि मैंने जब लिखावट शुरू की तब, क्योंकि वो गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर जी बांग्ला में बहुत कुछ लिखावट की है उन्होंने, तो वो कहते हैं कि प्रारंभिक तो कोई ये जो कहानियाँ लिख रहा था, मैं जब से लिखावट शुरू की तो एक भी आदमी या यहाँ पे मतलब सुनने के लिए या कुछ कहने के लिए नहीं था, और सभी लिखावट जो है उन्होंने ग्रामीण भागों के ऊपर आधारित लिखावट की है। उन कहानियों में कुछ न कुछ ऐसा सब कुछ उन्होंने लिखा था, ये सब कुछ वो बता रहे हैं। क्योंकि मनुष्य का स्वभाव अलग अलग सा रहता है, तो इसीलिए एक सा ही है। और ये जो कुछ कहानियाँ लिखी उन्होंने, लिखावट की है, लिखना जब शुरू किया गुरुदेव जी ने तो 50 वर्ष पहले, इससे पहले 50 वर्ष पहले जब मैंने कहानियाँ लिखना शुरू किया था तो इस क्षेत्र में एक आधे ही आदमी था, कुछ ना कुछ सुनने वाले, यानी कि साक्षर लोग कम थे उस जमाने में, तो इसीलिए सुनने वाले कम थे। तो लिखावट शुरू किया और सभी ग्रामीण भाषा में, बांग्ला भाषा में लिखावट शुरू की उन्होंने। और कहानी का ग्रामीण जनता की मनोवृत्ति के दर्शन होते थे उनकी कहानियों में, सभी ग्रामीण भागों का वर्णन वो करते थे।
किसी भी देश के आदमी को भा सकते हैं, क्योंकि हर एक गांव में, हर एक देश में, हर एक जिले में, हर एक इलाके में ग्रामीण भागों में रहने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा रहती है, तो सभी ग्रामीण भागों के लोगों को समझ में आएंगे, ऐसे उन्होंने लिखावट की है। ये जो है ये पूर्वार्ध में मैंने आपको बताया है। उसका जो उत्तरार्ध है इस लेसन का, वो उत्तरार्ध में आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाने वाला हूँ। शायद मुझे ऐसा लगता है कि जो पढ़ाया है मैंने यहाँ तक, वो आपको अच्छी तरीके से बार बार सुनने से अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ये लेसन आप बार बार दोहराने का है, उसकी पढ़ाई करने का है, और नेक्स्ट जो लेक्चर है मैं बाद में आपको पढ़ाऊँगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।